दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा एवं HIV रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RD खारकर को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेहतनामा कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों की ओर से भी हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और विविध भारती को भी मेरी ओर से धन्यवाद कि मुझे आप बुलाया है और मुझे ये आज मौका दिया है कि लोगों को मैं जानकारी इस बीमारी के बारे में दे सकूं। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब से हमारी जो आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी उसका विषय है HIV बचाव और जागरूकता। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि विगत अभी 2 दिनों पहले ही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो घोषित किया जाता है, हाँ। वो क्यों 1 दिसंबर को ही चुना गया है? 1 दिसंबर को ये चुना गया है ताकि पूरे दुनिया में, ये WHO की ओर से चुना गया है कि दुनिया में हर किसी को इस बीमारी की जानकारी दी जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए, इनकी दवाइयों की उपलब्धि के बारे में बताया जाए और इससे कैसे आगे चल के अपने को जूझना है वो भी बताया जाता है। अच्छा, तो 1 दिसंबर का महत्व इसलिए भी होता है कि वो जो वैज्ञानिक गण हैं, उन्होंने ये दिन को डिसाइड कर लिया है। देखिए, बार बार जिक्र होता है, हम कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं, विज्ञापनों में भी पढ़ते हैं, कई लोगों के मुख से भी ये सुना जाता है कि HIV पॉजिटिव हो गया है, वो आदमी का जब परीक्षण हुआ HIV निगेटिव हो गया है, वो फला आदमी एड्स का रोगी है। तो दरअसल ये कंफ्यूजन वाली बात समझ में नहीं आती कि HIV और एड्स ये अलग अलग हैं या है क्या है? नहीं, वो एक ही चीज है। अभी जो HIV है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये उसी कीटाणु से जो है, जो HIV कीटाणु है, उसी की वजह से एड्स बनता है। जब हम एड्स कब कहते हैं, अगर टेस्ट करते हैं और HIV पॉजिटिव आता है तो उसे HIV पॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन आगे चल के जो टेस्ट है उसमें एक CD4 टेस्ट आती है, जो 200 के नीचे अगर गिरती है तो उसे एड्स कहा जाता है। अच्छा, मतलब दोनों की जो डेफिनेशन है वो तो जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो उसे एड्स कहते हैं और अगर खाली पॉजिटिव रहेगा तो उसे HIV पॉजिटिव कहा जाता है। एड्स के कीटाणु जो होते हैं, वो HIV, इस वायरस की वजह से ही बीमारी एड्स बनता है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हमने स्कूल के जमाने से सुना हुआ है। बिल्कुल। और कॉलेज में आते आते इसका विस्तृत अध्ययन भी हुआ और जब समझ में आया तो जागरूक तो हुए, लेकिन एड्स नाम से डर क्यों लगता है लोगों को? बिकॉज ऐसे था कि जब ये बीमारी शुरुआत में आ गई लगभग 1985 वगैरह में, तब इसके लिए इलाज नहीं था, ये लाइलाज बीमारी थी और लोगों को लगता था कि अगर ये बीमारी होगी तो मौत हमारी निश्चित है। बट अभी आज के दिन में ऐसा है कि दवाइयाँ इतनी सारी उपलब्ध है और वो भी मुफ्त, कि अगर ये दवाइयाँ लो तो आप डायबिटीज के मरीज के जैसे आते 25-50 साल भी जी सकते हैं। ओहो, अब हम चाहेंगे कि आगे भी और जानकारी विषय पर हम आपसे लेंगे, प्रश्न पूछेंगे। हमारे सुनने वाले भी जिज्ञासु हैं तो वो अपने बारे में जानेंगे कि भाई उनके बारे में क्या राय रखते हैं आज के विषय के बारे में। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे आपकी पसंद का एक गाना यहाँ हो जाए। तो एक अनुपमा चित्र का गाना जो था, कुछ दिल ने कहा, वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना अनुपमा फिल्म से। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। दिल को समझाया
डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 1985 के दौरान जब ये बीमारी थोड़ी सी भारत में उभर कर महसूस की गई और सरकारी स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हुआ कि कैसे जागरूक रहना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि विश्व स्तर के लेवल पर और भारत की तुलना में इसका जो एक गणित है वो क्या है? जब ये पहली बार डिस्कवर हो गया था, ये अमेरिका में हुआ था 85 में। भारत में जो पहला पेशेंट हुआ वो 1986 में था, लेकिन उसने खून लिया था अमेरिका में हार्ट सर्जरी के लिए। तो वो पहला मरीज था जो इंडिया में आया। उस वक्त ऐसे लगता था कि शायद ये हमारे देश का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा अभी दुनिया तो एक छोटी सी जगह बन गई है, लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो धीमे धीमे इंडिया में भी इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। और जैसे जैसे दौर बढ़ता गया वैसे वैसे पेशेंट्स भी बढ़ने लग गए इसके। लेकिन जब कभी जैसे हम वैवाहिक जो विज्ञापन होते हैं, हाँ। वहाँ एक स्वीकारोक्ति की गई है कि अगर डायबिटिक है, हाँ। तो वो लिख देते हैं कि भाई मैं डायबिटीज का मरीज हूँ और शादी के लिए कोई विज्ञापन दे रहा हूँ, हाँ। तो आप इस बात को समझकर कोई आमंत्रण दीजिए। या। तो एड्स में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये डरावनी बीमारी सी लगती है और हम चाहते हैं कि भाई सामने वाले से जब वैवाहिक बंधन हो तो एड्स का टेस्ट करा लिया जाए। आपकी नजर में ये क्या बात है? अभी दो क्वेश्चंस है। पहली बात तो एड्स के मरीज भी अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स देखते हैं तो वो लोग डालते हैं कि मैं एड्स का मरीज हूं, मैं ट्रीटमेंट पे हूं, मुझे अगर सामने से कोई पार्टनर मिल जावे जो एड्स पॉजिटिव है तो मैं शादी करने तैयार हूं। तो ये तो अभी होने लग गया, अपने मैट्रिमोनियल साइट्स पे ये आने लग गया है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, स्टिग्मा जो था वो पहले था, अभी इतना स्टिग्मा रहा नहीं है, बिकॉज लोगों को मालूम है, जानकारी है, दवाइयां उपलब्ध है, वो सब करने से अपनी जिंदगी और लंबी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, एक हम आपसे यहाँ बात जानना चाहेंगे जो कि यौन संबंधों पर आधारित है। अगर दो एड्स पॉजिटिव जो मरीज हैं वो आपस में विवाह करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान बच्चों में ये स्थिति आ सकती है? नहीं, यही सबसे अच्छी बात आज हो गई है कि अगर ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर प्रेग्नेंट हो जाती है जो लेडी है वो, तो ऐसी दवाइयां उपलब्ध है कि अगर वो लेती है तो बच्चा जो अब डिलीवर होता है तो उसको HIV नहीं होता। तो ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहा जाता है और इसे जरूर रोका जा सकता है आज के दौर में। तो इसका मतलब यह कि कंसीव करने के बाद जब वो पैदा हो जाता है बच्चा, बिल्कुल है ना, हाँ। वो निगेटिव होगा। यस। हाँ, लेकिन वंशानुकरण वाली बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा कर दिया कि क्लियर हो गई बात। लेकिन जब WHO की ओर से थीम बताई गई कि नो योर स्टेटस, आज के बारे में अपनी स्थिति को जानिए, बिल्कुल, है ना, जब ये जाना जाता है कि HIV के लिए हम परेशान हो रहे हैं, कैसे जाने, तो उसके पहले दिमाग में एक बात उभरती है कि HIV होने के कारण क्या है? अभी पहली बात क्या है कि आपने जैसे पहले ही कहा कि ये बीमारी जो है HIV है, एड्स है, इसमें स्टिग्मा क्यों है? ये ऐसा था कि पहले माना जाता था कि नहीं भाई ये खाली यौन संबंधों से ही बीमारी होती है, बट अब जानकारी ऐसी है कि खाली यौन संबंधों से ही नहीं होती है। कोई लोग रहते हैं जो खून चढ़ाने से अगर वो खून इन्फेक्टेड हो तो भी हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स यूज हो तो भी हो सकता है। अभी ड्रग एडिक्शन हमारे यहाँ इतना बड़ा नहीं है, जहाँ पे IV ड्रग्स मतलब जो सीधा नस में ड्रग्स चढ़ाते हैं वो नीडल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उनको भी लगता है। तो ये सब जो कारण रहते हैं, तो अभी इसके लिए अपने को केयरफुल रहना है कि नई चीज आजकल जो हम देखते हैं जिससे हमें डर लगता है वो है टैटू। अच्छा। आजकल हर कोई जाके टैटू बना रहा है, तो हम तो एक ही बात कहेंगे भाई कि अगर आप टैटू बनाते हैं तो नीडल सिर्फ आपकी हो और आपके ऊपर इस्तेमाल होने के बाद फेंक दी जाए, बिकॉज अगर वो नीडल किसी और पे लगी और आपको टैटू किया गया तो संभावना है कि आपको ये बीमारी लग सकती है। तो ये पॉइंट मैं बिल्कुल स्ट्रेस करना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी आपने देखा होगा अपने दौर में कि पुराने जो दौर में टैटू के नाम पर एक गोदना करवाया जाता था, हाथों में, ग्रामीण इलाकों में होता था, वो बड़े उम्र तक जीते थे लोग, कोई बीमारी नहीं होती। तभी एड्स था ही नहीं, अभी जब आया उसके बाद अभी ये होने लग गया है, इसीलिए अभी जो है वो नीडल्स को तो बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये बात आपने अंतर को समझ लिया होगा कि कई ग्रामीण इलाकों में आपने बुजुर्गों को देखा होगा कि वो गोदना उनके हाथ पे कहीं नाम लिखा रहता है या कोई निशान होता है, तो वो बरसों तक रहता है और मरते दम तक रहता है। तो उसकी प्रक्रिया और आज के टैटू बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर है? बिल्कुल नहीं, अंतर बिल्कुल नहीं है, वैसे ही है, खाली आजकल मशीन्स आ गए हैं, पिगमेंट और अच्छा आ गया है, लेकिन नीडल अगर चेंज ना हो तो ये बीमारी लगने की संभावना। अच्छा, तो कारण आपने बता दिए कि भाई ये केवल यौन संबंधों से ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी हो जाता है। तो जब यदि मान लीजिए किसी मरीज को खून चढ़ाने की आवश्यकता है, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल, अभी
आज के दौर में देखें तो हर हॉस्पिटल खून चढ़ाने के पहले सारी टेस्ट कर लेता है, ना कि HIV की, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C सब कर लेता है, और जहां तक हो सके, जितना हो सके प्रिकॉशंस लेके ही खून दिया जाता है। बट अगर ये खून कहीं दूसरे रास्ते से ले लो और अगर उसका टेस्टिंग न किया गया हो और अगर वो मरीज को एड्स है तो दूसरे मरीज को लग सकता है। बट आज के दौर में गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, तो टेस्ट किए बगैर तो खून दिया जाएगा ही नहीं कहीं भी। अच्छा, इसमें मान लीजिए किसी परिवार में कोई एड्स का मरीज है, हाँ। और उसके परिवार में कोई किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है और खून की आवश्यकता है, हाँ। ब्लड बैंक अक्सर कहते हैं कि आप ही रक्तदान कीजिए। बिल्कुल। और पर्टिकुलर एड्स के मरीज का ही रक्त उसके ग्रुप से मिल रहा हो तो क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो क्रॉस मैचिंग के टाइम पे गलत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा सही, लेकिन वो दूसरे जिसको एड्स नहीं है उसको एड्स लग सकता है जरूर। इसका मतलब तो ये हुआ कि संक्रामक बीमारी है। यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और हम ये जानेंगे कि इन कारणों के अलावा जब मान लो पड़ जाए कि एड्स का मरीज हमारे आसपास रहता है या हमारे घर में, परिवार में, समाज में भी है, तो उस परिवार या समाज की क्या एक दायित्व वाली बात बनती है कि उसको नकारा ना जाए बल्कि उसको सुधार के लाया जाए। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि उनको स्वीकार किया जाए, बिकॉज आज के तारीख में ये बीमारी जैसे कि कोई और बीमारी है वैसी वाली बीमारी है। बिल्कुल साथ में रहने से, साथ में खाने से, हाथ मिलाने से, झूठन खाने से ये बीमारी एक दूसरे को लगती नहीं है। तो बिल्कुल आप उनकी देखभाल करें, प्रिकॉशंस इतना ही लेवे कि अगर इतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लम लगे आपको तो खाली उनको थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह है वो थोड़ा अलग धुआ ले जा सकते हैं, बाकी खाना पीना सब साथ में, रहना साथ में, खाली यौन संबंध नहीं होने चाहिए इस मरीज के साथ, इतना ध्यान में रखना चाहिए। और अगर होए तो फिर उसमें थोड़ा कंडोम का इस्तेमाल या बाकी सब चीजों का ध्यान रखना है। निरोधात्मक जो एक प्रयोग होते हैं, हाँ, उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अपनी चर्चा को भी थोड़ा सा विराम देंगे और यहाँ पर संगीतमय वातावरण बनाएंगे आपकी पसंद का गाना सुन के। तो एक रात और दिन का गाना, आवारा है मेरे दिल, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। तक कहूं कुछ तो कह दे,
साया हूँ आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ तेरी मंजिल, आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ तेरी मंजिल, आवारा। डॉक्टर साहब, गीत बहुत ही अच्छा सुनवाया आपने। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी जब बीमारी लगती है तो उसका लक्षण या कैरेक्टर तो दिखाई देता है। तो HIV पॉजिटिव जब हो जाता है इंसान, हाँ। एड्स का रोगी बन जाता है, तो क्या लक्षण प्राथमिक नजर आते हैं और बाद में गंभीर नजर आते हैं? अब ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जब HIV की बीमारी आदमी को लगती है तो उसको पहला तो कहते हैं हम सीरो कन्वर्जन, मतलब जबकि जो कीटाणु अंदर आते हैं 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो अपना असर शुरू करते हैं। उस वक्त के लक्षण होते हैं खाली थोड़ा सा बुखार आना या थोड़ी सी ग्लैंड्स आना, यानी सर्वाइकल ग्लैंड्स जो बोलते हैं वो आना। अब इस स्टेज में ये बिल्कुल डायग्नोज नहीं होता है, बिकॉज अपने को लगता है सर्दी खांसी वाला माजरा है, दवा ले लो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। बट जबकि आदमी धीरे धीरे HIV से एड्स की ओर जाता है तो उसके 3 मेन लक्षण होते हैं। एक तो वजन का घटना, मतलब महीने में अगर 10% वजन आपका घट जाता है तो ये एड्स का पहला लक्षण है। दस्त होना जो 1 महीना दवा लेने के बावजूद रुकता नहीं है। और तीसरा होता है बुखार या खांसी जो 1 महीने तक ठीक नहीं होती है। तो ये इनके 3 मेजर लक्षण होते हैं। तो अगर ये 1 महीने तक एक्सटेंड हो गए, वजन का घटना, दस्त होना, बुखार आना, खांसी होना, तो डेफिनेटली एड्स के बारे में सोचा जाता है। तो लक्षणों में अगर मान लीजिए क्षणिक रूप से एक डायरिया हो जाए तो आप ये तो नहीं समझ सकते कि उसको HIV है? 1 महीना, अगर 1 महीना दवाइयों के बावजूद डायरिया रुकता नहीं है तो फिर वो HIV की टेस्ट की जाती है। आपकी जो डिस्पेंसरी है, आपके पास भी कई मरीज HIV के आते होंगे, लेकिन ये तो पता चलता है प्रथम दृष्टि में, आप चिकित्सक हैं, कि इसको शायद HIV हो सकता है। वो लक्षण कैसे होते हैं? नहीं, अभी क्या हुआ है कि वैसे वाली बात होती नहीं है। आज के दौर में लोग पहले ही टेस्ट करा के फिर ही हमारे पास आ जाते हैं। अब टेस्ट क्यों की जाती है? समझो किसी का ऑपरेशन है, छोटी मोटी बात, आंख का ऑपरेशन है, पेट का ऑपरेशन है, तो हर डॉक्टर पहला HIV की टेस्ट करके ले लेता है। तो इसी की वजह से HIV के मरीज ज्यादा हमारे पास आते हैं। मेजॉरिटी जो मरीज आते हैं वो टेस्ट लेके खुद ही आ जाते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं। एक बार हमारा जो HIV कंसल्टेशन रहता है कि इनको मालूम रहता है कि हाँ बाबा ये बीमारी है और अब ये डॉक्टर है जो हमको इसमें मदद करने वाले, तो हमको देखना ही नहीं पड़ता है कि इसके लक्षण क्या है, बिकॉज वो दूसरे डॉक्टर से रिफर किए जाते हैं हमको। लेकिन कई चिकित्सक तो ये कहते हैं कि भाई एक अल्टरनेट टेस्ट और करवा ली जाए, राय ले ली जाए। बिल्कुल, अगर आप टेस्ट की बात करें तो HIV के लिए जो टेस्ट रहती है वो पहली टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसे एलाइजा या ट्राइडॉट कहा जाता है। तो इवन ब्लड बैंक में भी ये टेस्ट पहले की जाती है। तो ये बेसिक टेस्ट रहती है कि पॉजिटिव है कि नहीं देखने। अगर ये पॉजिटिव आती है तो कंफर्मेटरी टेस्ट आती है। इस कंफर्मेटरी टेस्ट को वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहा जाता है। और अगर वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्म हो जाती है तो फिर बीमारी ने शरीर को कितना नुकसान पहुंचाया है उसके लिए वायरल लोड और CD4 और CD8 काउंट आती है। तो ये अपने को बताता है कि HIV का स्टेटस क्या है, मरीज को एड्स हुआ है कि नहीं, और इसकी ट्रीटमेंट अभी आगे कैसे चलने वाली है। अच्छा, पहली जो रिपोर्ट आपके पास आती है परीक्षण की, उसमें वजन का भी जिक्र होता है? नहीं, अगर पेशेंट ने जैसे वो टेस्ट लेके आएगा तो हम उसको पूछेंगे कि बाबा ये 3 चीजें हैं क्या आपको, और उसके मुताबिक आगे जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जनरली एक एडल्ट आदमी का जो वजन होता है सामान्य, और 1 महीने के बाद जब आप टेस्ट करवाते हैं उससे, और वो आपको कमजोर भी दिख रहा है, तो वजन पे आप आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कारण जब जान लिए जाते हैं तो लक्षण पे आते हैं, और लक्षण के बाद सीधे आप परीक्षण पे आ जाते हैं। बिल्कुल। और HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट मान लीजिए किसी कारण से आपको करवानी पड़ी, और प्रथम दृष्टि में ये आया कि भाई फला फला का रक्त नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसको HIV पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो जब वो चिकित्सा के लिए आपके पास आते हैं तो किस स्थिति में होते हैं और कितनी गंभीर आप पाते हैं उसको कि इसका इलाज संभव है या नहीं है? बिल्कुल, पहली बात जब इनको बताया जाता है, खास करके ये हम देखते हैं कि कोई जाता है अपना खून देने के लिए, एक अच्छे काम के लिए वो जा रहा है, लेकिन सडनली वहां से एक लेटर आ जाता है कि भाई आपका HIV टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप आको हमको मिलो। तो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, आपको बुलाया जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, गोपनीय रहता है। ये बीमारी के बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते ज्यादा, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। जी। तो इनको बुलाया जाता है और फिर इनको बताया जाता है कि भाई ये टेस्ट पॉजिटिव आई है आपकी। उस वक्त वो मरीज बिल्कुल शैटर हो जाता है, बिल्कुल वो टूट जाता है कि ये मेरे को क्या हो गया। तब वो हमारे पास आता है, तब हमको पहले तो 10 मिनट उनके साथ काउंसलिंग करने पड़ता है, उनको बताने पड़ता है कि भाई ये टेस्ट आपने किया है, आगे कैसे करना है, ये बीमारी हुई नहीं है आपको,
आगे क्या है कैसे है वो देखने पड़ता है। और अगर हुई भी तो आप चिंता ना करें, दवाइयाँ इसके लिए हाजिर है। तो उनके मानसिक रूप से इनको बताया जाता है कि आपको डरने की बात कोई नहीं है, क्योंकि इसके बीमारी के साथ स्टिग्मा है। इनको लगता है कि भाई ये बीमारी मतलब लाइलाज है, अभी वैसे तो रहा नहीं है। तो ये पहले समझाया जाता है और फिर आगे जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक जरूरी बात हम पूछना चाहेंगे, जो कि मिथ भी होती है, कई बार भ्रम भी होता है। बिल्कुल। कि कई लोग अपने आप को थोड़ी सी कमजोरी आने पर ये समझ लेते हैं कि ये जो आजकल माहौल चल रहा है, हाँ। कि मैं एड्स का रोगी हो गया हूँ, हाँ। कमजोरी आ गई है, या। और वो सेल्फ मेडिकेशन चुपचाप करने लगता है, बिल्कुल। किसी से उपचार लेने लगता है। बिल्कुल। कहते हैं ना, झोला छाप डॉक्टरों की गिरफ्त में आ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ आपके समक्ष ऐसी कोई बात आई है? बिल्कुल, बहुत सारी बातें आती हैं ऐसे। और क्या होता है कि ये जो लोग रहते हैं, इनका ऐसा होता है कि कहीं पे छुप छुपाया करके इन्होंने यौनी संबंध किया है, तो इनको एक डर सा बैठ जाता है कि भाई मेरे को कहीं HIV है कि नहीं। और अगर मालूम भी पड़ गया और किसी को बताना नहीं है, तो आपने कहा वैसे कहीं भी जाके सेल्फ मेडिकेशन लेते। तो मैं तो आज स्ट्रांग मैसेज देना चाहूंगा कि भूल के भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने पास दवाइयाँ उपलब्ध है, सही डॉक्टर के पास इलाज जाके ले लो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके ले लो। मुफ्त में इलाज दिया जाता है, मुफ्त में काउंसलिंग होती है, मुफ्त में टेस्ट भी होती है। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जितने मरीज भारतीय परिवेश में या एशिया के परिवेश में पाए जाते हैं, तो खासतौर से हमारी जो समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ की, भारत की, कितने प्रति व्यक्तियों में कितने व्यक्ति HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं? बिकॉज आज के तारीख में अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो भारत देश में 23 लाख के आसपास मरीज पाए गए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। महाराष्ट्र में देखे, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे लगभग 3.25 लाख है। मुंबई में लगभग 90,000 के आसपास होने चाहिए, और इसमें से 50,000 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुफ्त। ये आपने अच्छी बात बताई। अच्छा, जैसे पहले एक जमाने में सैनिटोरियम हुआ करते थे टीबी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरह से इन मरीजों के लिए स्थिति जानने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, ये पहले हुआ करती थी। जब मैंने HIV में काम शुरू किया 1990 में, तब ऐसी हुआ करती थी कि हॉस्पिटल एडमिट नहीं करते थे। बट अभी तो बिल्कुल खुला है, हर हॉस्पिटल एडमिट करता है, हर गवर्नमेंट म्युनिसिपल हॉस्पिटल लेता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल लेता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं। अच्छा भाई, देखिए, इलाज तो कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन सेहतनामा में बातचीत के दौरान जो गीत है वो विविध भारती पर ही सुना जा सकता है। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना है? पिक्चर आम्रपाली, नील गगन की छाँव। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिल
दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुअन, अपनेपन का गांव। छाया गीत रोज रात 9:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आम्रपाली फिल्म का गीत सुनकर बहुत ही फ्रेश माहौल लग रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि परीक्षण की बातें आपने बताई, तो हम आपसे परीक्षण में और भी थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि पहली बार यदि कोई मरीज रेफर होके आता है, हाँ। या खुद आता है अपनी जानकारी के लिए, या ऐसे ही जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कमजोरी लग रही है, मेरा वजन भी घट रहा है, मुझे और कोई बीमारी है नहीं, और छुआछूत भी मैंने किसी से किया नहीं है, यौन संबंध भी नहीं किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, तो उसका भ्रम दूर करने के लिए क्या आप परीक्षण करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिकॉज वो भ्रम दूर करने के लिए टेस्ट तो किया जाता है। एक बार वो टेस्ट निगेटिव आती है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है, उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आती है ना। या तो इस तरह के जब निगेटिव परीक्षण आ जाते हैं, उसके बावजूद भी यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसका वजन परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप क्या सलाह देते हैं? तो फिर दूसरे टीबी है या दूसरी कोई बीमारियां हैं, कोई कैंसर के लक्षण है, ये सब देखने पड़ते हैं। अच्छा, आपके पास इस तरह के कोई मरीज देखने को मिले कि जिनको डायबिटीज भी रहा हो या हार्ट पेशेंट हो और HIV पॉजिटिव भी हो? बिल्कुल, काफी सारे मरीज है। और इसमें क्या हो जाता है कि इनकी काफी सारी दवाइयां चलते रहती है, और एड्स में हम लोग भी अलग दवाइयां देते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, तो बहुत संभल के दवाइयां देने पड़ती है। पेशेंट्स को समझाने पड़ता है कि आप ऐसी तरह से दवा लो तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन BP या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की, बिल्कुल, ये दवाइयां रेगुलर चलने के बावजूद चलेगी, कभी साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं? नहीं, उससे साइड इफेक्ट नहीं होते, बट HIV की दवा लेने से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा हार्ट के ऊपर असर भी आ सकता है। तो इसीलिए फिजिशियन को देखना पड़ता है कि भाई ये दोनों माजरे जो है इनको बैलेंस में रखो और बराबर से दोनों की ट्रीटमेंट करो, तो फिर मरीज को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल। मान लीजिए एक परिवार में पुरुष है और स्त्री है, उसमें से एक को पूरी गृहस्थी जमाने के बावजूद एड्स का विक्टिम होना पड़ता है, शिकार होना पड़ता है, बिल्कुल। तो आप यौन संबंधों के बारे में क्या सलाह देते हैं उनको? उनको अगर दूसरा पार्टनर जो है, आपका कहना है कि उसको नहीं है और एक पार्टनर को HIV है, तो इसमें हम बताते हैं कि जहां तक हो सके यौन संबंध संभाल के ही होना चाहिए, कंडोम का इस्तेमाल होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निरोध इस्तेमाल कीजिए, या उसका विरोध हो यौन संबंधों का, या फिर ना हो तो अच्छा, और ना ही हो तो अच्छा, उसको एब्स्टिनेंस कहा जाता है कि बिल्कुल ही ना रखे संबंध, सबसे अच्छा। क्योंकि अक्सर प्रकृति के द्वारा कहा गया है कि यौन संबंधों की जो बात है रिप्रोडक्शन तक सीमित है, बराबर, इसको खेल मत बनाइए। बराबर है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए हम चाहेंगे कि एक गाना यहाँ पर बजाया जाए। तो रेशमा और शेरा का तू चंदा मैं चांदनी। ओहो, चंदा और चांदनी का संगम। बिल्कुल। मैं
मेरा गाँव रे, कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, ओ सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर, जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे, अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे, आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, जलबैया डालूंगी छूटे नहीं, जलबैया डालूं के छूटे नहीं, मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं, मेहंदी रची हथेलियाँ, मेहंदी रची हथेलियाँ, मेरे काजल वारे नैन रे, पल पल तुझे पुकार के पिया, पल पल तुझे पुकार पे, हो कर बेचैन रे, बेचैन रे, हो कर बेचैन रे। ओ मेरे सावन सजन, ओ मेरे सिंदूर, साजन संग सजनी वाली, मौसम संग मयूर, चार पहर की चांदनी, चार पहर की चांदनी, मेरे संग बिता, अपने हाथों से पिया मोहे लाल चुनर ओढ़ा, केसरिया धरती लगे
डॉक्टर साहब, गीत बहुत अच्छा सुनवाया आपने। रेशमा और शेरा फिल्म से राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है वो याद आ गई है। और अब हम आएंगे अपने विषय पर। दोस्तों, जारी है बातचीत डॉक्टर आर.डी. खारकर साहब से। बातचीत का विषय हम बता ही चुके हैं, HIV, बचाव और जागरूकता। डॉक्टर साहब, बचाव पर आते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है प्रिकॉशन रखने से भी बहुत मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। तो बचाव के बारे में जरा विस्तार से हमारे सुनने वालों को समझाइए। जैसा हम बताते हैं कि पहला जो लक्षण रहता है कि वो यौन संबंध से ही होता है, तो यौन संबंध से जितना बचे उतना अच्छा है, और अगर रहे तो निरोध या कंडोम के साथ रहे, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब कभी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो रीचेक करें कि बाबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो देने वाले हैं, उसका चेक हुआ है कि नहीं, ये दूसरी बात होती है। जैसा मैंने बताया, टैटूज है या पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, आजकल आप देखेंगे बहुत लोग जाके पियर्सिंग कर लेते हैं कानों में, नाभि पे, कहाँ पे, तो वहाँ पे भी अगर एक के ऊपर यूज करके दूसरे पे हुआ तो वापस वहाँ पे भी थोड़ी संभावना रहती है बीमारी लगने की। तो ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन खान पान का अगर जहाँ तक सवाल है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई इन चीजों से बचना चाहिए या ऐसा? नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं है। खान पान बिल्कुल सब कुछ ले सकते हैं। हाँ। लेकिन पियर्स की जो आजकल बात की कि आजकल लोग कान छिदवा लेते हैं, वही तो। पुरुष भी इसमें देखे जाते हैं, तो उसमें क्या है कि वो किसी और पे ना यूज किया जाए, ये देख लो। आप खाली फ्रेश खोल के आपका ले लो और उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जहाँ तक ये बात है बचाव के तहत ही आती है कि आपने यौन संबंधों की बात कही, लेकिन अगर सुरक्षित यौन संबंध हैं तब तक कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनली इसको यूज करते हैं अपनी जरूरतों के मुताबिक। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। आजकल के जमाने में, दौर में जो है, जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं इसमें, उनको इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, और वही आपको बताएंगे कि भाई प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है और निरोध का यूज करना जरूरी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हर बीमारी के लिए एक आयु सीमा पहले निर्धारित हुआ करती थी, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़े हैं, पोल्यूशन भी बहुत हुआ है, तो आजकल डायबिटीज भी बहुत छोटी मोटी उम्र में देखने को मिलता है। तो ऐसा HIV में उम्र का कोई बंधन है, या कई बार आपने कुछ किशोरावस्था में या बच्चों को भी देखा है कि वो एड्स के मरीज हैं? बिल्कुल। अभी हुआ ऐसा है कि जब पहले HIV की बीमारी हो गई, जो जिन माताओं को डिलीवरी हुई थी, दवाइयां नहीं ली, तो उनके बच्चे भी HIV पॉजिटिव थे। अभी इन बच्चों की उम्र मैं देखता हूँ, मेरे पास आते हैं 19 साल है, 20 साल है, तो ये पॉजिटिव है बच्चे और इनको ट्रीटमेंट लेने पड़ती है। अभी इसमें क्या हो जाता है कि पहले जैसे देखा जाता था कि रैश यौन संबंध, मतलब कोई भी जाके, टीनेजर्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो बहुत जाके ये किया करते थे, ये अभी बहुत कम हो गया है। अवेयरनेस, जागरूकता जो हो गई है, इसके वजह से बहुत ही कम हो गया है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि फिर से ये दौर आ रहा है। अभी HIV के मरीज तो बहुत ही कम हो गए हैं, बट फिर से ये दौर हम देख रहे हैं कि कॉलेजों के बच्चों में वगैरह ये संबंध आना जरा ज्यादा हो गया है। ऐसे नहीं कि वो कई प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, ये आप साथ में ही हो रहा है, और इसके हमको डर लग रहा है, बिकॉज कुछ बीमारियां हम देखने लग गए, जैसे कि हर्पीज है, जैसे कि वॉट्स है, तो हमको अभी डर यही लग रहा है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो HIV कल को वापस ना आ जावे। अच्छा, जब एक जागरूकता अभियान भारत में शुरू हुआ था और आज के दौर में आप देखते हैं तो बचाव और जागरूकता के जो प्रचार किए गए हैं सरकारी तौर पर, NGO के तौर पर, तो आप क्या पाते हैं कि आंकड़ा कम हुआ है? बिल्कुल, बहुत कम हो गया है, और सरकार को बिल्कुल बधाई देनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और ये आंकड़ों को बिल्कुल कम कर दिया है। अच्छा, अभी आपके पास त्वचा के भी कोई मरीज अधिकतम आते हैं, बिल्कुल। तो डर्मेटोलॉजी का एक सिद्धांत यह है कि ऊपरी त्वचा को देखकर एक जाना जा सकता है, लेकिन HIV के लिए तो परीक्षण जरूरी होता है। नहीं, परीक्षण तो जरूरी है, लेकिन HIV में भी कुछ ऐसे चीजें आती है त्वचा पर कि जो देख के हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। क्या है वो? जैसे उसमें एक बीमारी है मोलस्कम कंटेजियोसम कहा जाता है, एक है कापोसी सार्कोमा कहा जाता है। अगर ये हम देखते हैं तो पहले हम टेस्ट करा के ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो आपको बाहरी अंगों पर मिल जाता है। अच्छा, ऐसे और भी 10-12 बीमारियां हैं जो हम देख के बता सकते हैं कि HIV हो सकता है। ओहो, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि चिकित्सक तो पहचान जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, और मान लीजिए वहाँ जागरूकता की कमी है, प्रचार तो है, सक्षम तो वो भी है और जागरूक भी है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां आपस में पैदा हो जाती हैं, तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर इसका इलाज ले सकते हैं? बिल्कुल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी अगर जाएगा तो उधर कोई ना कोई रहेगा जो काउंसिल करेगा, और जहां पे HIV की बीमारी की दवा फ्री मिलती है, जैसे ART सेंटर कहा जाता है, वहां पे आपको जाने का मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जब दवा ली जाती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या प्राइवेट डॉक्टर्स हो, तो उस दवा का कुछ एक कोट होता है या नियम होता है कि आपको रेगुलर इतने दिन लेना है? बिल्कुल। क्या होता है कि एक बार ये टेस्ट करके जब आपका एक
बुक बनता है, एक रेशन कार्ड जैसा किताब बनता है, और आपको हर महीने दवा दी जाती है, और हर महीने एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपको दवा आके लेके जानी है, और हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट भी मुफ्त में किया जाता है। तो ये सब कुछ किया जाता है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्लान फॉलो किया जाता है। जी जी, हम उपचार पर भी अभी विस्तार से बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं अपने सुनने वालों को अपनी वार्ता से थोड़ा सा दूर करके संगीत की ओर ले जाया जाए। तो बताइए गीत कौन सा है? पिक्चर हम दोनों, गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह, रफी साहब की आवाज। बिल्कुल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन HIV दोस्तों ऐसी बीमारी है, ऐसा संक्रमण है जिसको धुएं में मत उड़ाइए और बाकायदा चिकित्सक के पास जाइए। हमारे समक्ष आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हैं उपस्थित डॉक्टर RD खारकर साहब, और आज का विषय HIV बचाव और जागरूकता। बचाव की तमाम सारी बातें हमने की हैं इस गाने के पहले। हम चाहेंगे कि हर बीमारी का जैसे TB का होता है, हाँ। कहते हैं 6 माह का उपचार है, बिल्कुल लगातार, बिल्कुल। एक दिन भी गैप हुआ तो फिर से शुरू। सही। तो आप इसमें बताइए कि विस्तार से क्रमानुसार उपचार क्या है HIV का? पहली बात, जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी आज देखा जाए तो डायबिटीज जैसे बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि जो दवा शुरू होती है वो जिंदगी भर, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिन भी छोड़े बगैर, एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ये बीमारी की जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो जिंदगी भर लेने पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, मॉनिटरिंग करना या डॉक्टर से मिलना, हर 6 महीने में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है।
नंबर 3, इसका इलाज जो रहता है, एक होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो सबको दी जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देने के बाद मरीज अच्छा होते जाता है, 5 साल 8 साल 10 साल कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर वो फर्स्ट लाइन फेल हो जाती है तो हम सेकेंड लाइन देते हैं, ये भी मुफ्त मिलती है गवर्नमेंट से। अगर सेकेंड लाइन भी फेल हो गई तो आज थर्ड लाइन है, जो भी आजकल कुछ सेंटर्स में गवर्नमेंट के वो भी मुफ्त में मिलती है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और अब एक चौथी लाइन भी तैयार हो रही है। तो इसके वजह से 25 साल 30 साल तक तो मरीज को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मरीज आपके पास आते हैं और दवा आप कंसल्ट करके लिख के देते हैं, उसको फ्री में मिल सकती है? बिल्कुल, कहाँ हम से? उनको सेंटर, जो गवर्नमेंट के सेंटर्स है, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, आप कहीं भी भेज दो, पूरे देश में हमारे यहाँ कहीं भी जाओ, ये दवा आपको मुफ्त में मिलेगी। और इसकी जो खुराक होती है प्रतिदिन कितनी होती है? वो डिपेंडिंग, यूजुअली अभी जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ एक सिंगल गोली है जो खाली रात को खाना खाने के बाद एक लेने पड़ती है। सेकेंड लाइन में जाओ तो 2 गोलियां लेने पड़ती है। इसकी स्टेजेस हैं? हाँ, नहीं, अगर दवा फेल होती है पहली तो अच्छा। फिर दूसरी, अच्छा। दूसरी फेल हुई तो तीसरी, ऐसा रहता है। तो But ये अगर- आप जान लेते हैं? बिल्कुल, वो टेस्ट इसीलिए की जाती है। हम ये भी जानना चाहेंगे, बात निकली है कि HIV में भी अन्य जो व्याधियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, उसकी तरह स्टेजेस होती हैं? या HIV में ऐसा रहता है कि पहले जब दवाइयां नहीं थी तब HIV में स्टेजेस देखे जाते थे कि मरीज जब 200 CD4 के नीचे जाता था तो उसको TB भी लग सकता था, कैंसर भी हो सकता था, बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी जिससे वो मर सकता था। बट अभी हम क्या करते हैं कि दवाइयां देके देखते हैं कि CD4 तो नीचे गिरेगा ही नहीं, 200 के ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं, तो इनको बाकी बीमारियां लगी नहीं सकती, ऐसा रहता है। हर प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए हर बॉडी में, चाहे वो इंसान की हो या किसी जानवर की हो, एक इम्यून सिस्टम होता है। बिल्कुल, उस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना ही उपचार होता है इसका। बिल्कुल, है ना? सही कहा आपने। इसीलिए तो इसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा गया है, जी। बिकॉज वो इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाती है। डिफिशियंसी को दूर करना। बराबर, तो उसको दूर करने के लिए आपने सही कहा कि उसके लिए क्या करना है, दवाइयां तो लेंगे ही आप, लेकिन सेहत को ठीक रखने के लिए खाना अच्छा खाना है, फल वगैरह लेना है, दूध वगैरह लेना है, और खाना जो हेल्दी खाना है वही खाना है। आजकल बहुत सारा खाना मिलता है जो जरा गड़बड़ वाला रहता है, बाहर वाला, तो उनसे दूर रहना है, शराब से दूर रहना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, इन सब चीज़ों से अगर दूर रहेंगे, गुटखा से दूर रहना है, इनसे दूर रहेंगे तो बाकी बीमारियां भी नहीं लगती है अपने को। आपने संपूर्ण उपचार की जानकारी दे दी, और अब हम ये जानेंगे कि उपचार के लिए चाहे वो मरीज आपके पास आए या ना आए, हाँ, सरकारी सरकार के अस्पताल में जाए अस्पताल न जाए, लेकिन जाए चिकित्सक के पास। बस दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरकार के यहाँ से फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, हमारे यहाँ है तो हम बाहर से लिख के देते हैं, वो खरीद सकते हैं, और अभी काफी सस्ती हो गई है दवाइयाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दिनों सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी जानते हैं कि बिल्कुल। सोशल मीडिया पर हम हाँ। 50% डिपेंड हो गए हैं। बिल्कुल, तो उस पर आधारित तमाम सारे ऐसे उपचार बताए जाते हैं। हाँ। अब वो अयोग्य होते हैं, योग्य होते हैं, इसकी धारणा कौन जाने। बिल्कुल। तो आपका संदेश क्या रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए? नहीं, अगर आपने कितने भी यूट्यूब देखे या सोशल मीडिया पे देखा हो, किसी जानकार डॉक्टर के पास जाइए या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक बार बात कर लीजिए, फिर ही आप शुरू कीजिए। बिकॉज मैं तो कहूंगा कि कोई भी ये जो दवाइयां आती है यूट्यूब पे, ये मत लिया करो, बिल्कुल केयरफुल रहो। आपको किसी कंसल्टेंट से मिलना है जिसको इस बीमारी की जानकारी है, या गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, और फिर ही डिसीजन लेना है। वो डॉक्टर आपको बिल्कुल सब क्लेरिफाई कर देगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आगे कैसे जाना है और इस दवा में कितना दम है। तो ये करके ही आपको लेना है, बिकॉज मामला जिंदगी भर का है, दवा जिंदगी भर लेनी है। भाई दवा तो जिंदगी भर लेनी या। होगी, लेकिन मनोरंजन के लिए तो जिंदगी भर गीत भी तो सुनना होंगे। या। तो अब हमारा जो कार्यक्रम है समापन की ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं चलते चलते आपकी पसंद का एक और गाना यहाँ सुनवा दिया जाए। पिक्चर का नाम है दूर गगन की छाव में, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या बात है, किशोर साहब की आवाज। बिल्कुल। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन,
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अकेला तो न था, है मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो आए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। डॉक्टर साहब, गीत वाकई बहुत अच्छा सुनवा दिया आपने, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और वाकई वो पुराना दौर याद आता है आज के ज़माने में, जबकि हमारी तमाम गंभीर बीमारियों से हम घिरे हुए हैं, गिरफ्तार हैं। और HIV बचाव और जागरूकता विषय पर आपने तमाम सारी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। हम चाहेंगे आज के कार्यक्रम में जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूंगा कि HIV और एड्स बीमारी से बिल्कुल डरिएगा नहीं, इसे छुपाइएगा नहीं, सामने आके ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। और जैसे आप ट्रीटमेंट लेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए लाइफस्टाइल का सही होना बहुत ज़रूरी है। खान पान बिल्कुल वक्त पर लेना, सही खाना लेना, सवेरे जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक्स जाना या इवनिंग वॉक्स जाना, ये आपको मदद करेगा। फल वगैरह का सेवन करें और बिल्कुल लाइफस्टाइल को पॉजिटिव रखिए और आप बिल्कुल सही रहेंगे। मतलब ये कि व्यसनों से बचे रहिए और सकारात्मक बनिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे सुनने वालों को। उम्मीद है कि कठिन से कठिन जो बातें हैं उसका आसान से शब्दों में जो आपने जवाब दिया है सरलता से, हमारे सुनने वालों को पसंद आया होगा। तो विविध भारती में आने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। और राजेंद्र जी, मेरा भी आपको और विविध भारती को धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा और HIV रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RD खारकर से। आज का विषय था HIV बचाव और जागरूकता। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी सुषमा सुरड़कर, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी। नमस्कार। सेहतनामा